अब सुनना, सोलंकी वो कह रहे हैं कि बेटा अगर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर और सीईओ, हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर और सीईओ की, ध्यान से सुनिएगा, इनको अगर फ्रॉड के कारण, मिस मैनेजमेंट के कारण, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गलत बनाया गया, क्या किया गया, और हमने उनका रिवीजन किया, कहां किया, रिवीजन सेक्शन नंबर 130 में, कहां करते हैं कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में कोई गलती की थी, फ्रॉड हुआ है या मिसमैनेजमेंट हुआ है जिस समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए गए थे, तो उस दौरान जब इस तरह की चीज हुई और इनके कारण इन लोगों को एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर या सीईओ को ज्यादा पेमेंट हो गया, क्या हो गया, मतलब रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया गया या अदरवाइज पता चलता है कि साहब इन लोगों को ज्यादा पेमेंट हुआ है, तो ये अमाउंट आपको 100% रिकवर करना है, इसको वेव नहीं कर सकते, वरना वेव कैसे कर सकते हैं अपन, 2 साल में एसआर पास कर दें और क्या कर दें, वेव कर दें, पर उसे साफ बोल दिया कि इसको वेव नहीं किया जा सकता, ये तो अमाउंट रिकवर होगा। अगर इन व्यक्तियों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए हैं तो वो भी रिकवर किए जाएंगे, इन लोगों को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिए गए हैं तो वह भी रिकवर किए जाएंगे, बरोबर। फिर से अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन करते समय या अदरवाइज हमें यह पता चलता है कि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर या सीईओ को एक्सेस पेमेंट हुआ है, तो ऐसा एक्सेस पेमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन को रिकवर किया जाएगा। बाकी जो लायबिलिटी बनती है फ्रॉड के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, वो तो बनेगी, पर ये उनसे रिकवर किया जाएगा। ये सेक्शन 199 कहता है, एक बार पढ़िएगा। हाँ, इफेक्टिव शेयर कैपिटल लास्ट में करेंगे बेटा, मैं भूल गया वो। ठीक, देखो, अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से बनाने पड़े फ्रॉड के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, ठीक है, जो कहां होता है 130 में, किस में, 130 में, और पता चलता है कि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर या सीईओ, चाहे पास्ट या प्रेजेंट, को क्या हुआ है, एक्सेस, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा पैसा आपको एनी हाउ रिकवर करना है, इंक्लूडिंग इनको अगर कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया हो तो वो भी रिकवर किया जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? अगर एक्सेस पेमेंट हुआ है तो आपको रिकवर करना है। 199 खत्म। अब समझ रहा हूं, 200 तो काट दो, इसके साथ लिख दो रूल नंबर, कहां तक पहुंच गए थे अपन, 5 तक हो गए थे, इसके साथ रूल नंबर 6 कटेगा, ठीक है, दोनों खत्म। अब 201 आएगा, रूल नंबर 7, क्या आएगा, रूल नंबर 7। अब ध्यान से सुनना, मैंने एप्लीकेशन की है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्यों एप्लीकेशन की है गुप्ता, क्योंकि पार्ट 1 की कंडीशन वो पूरी नहीं कर रहा, कौन, एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर, अरे बोलो, और शेड्यूल 5 पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट पूरी करो तो कोई दिक्कत, पर अगर नहीं कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए, करेक्ट है, जिसके लिए अपन एप्लीकेशन करेंगे किसमें, फॉर्म नंबर MR2 में, फॉर्म नंबर MR2 में एप्लीकेशन करेंगे। इस बात से सहमत हैं अपन कि द एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन द फॉर्म MR2, ठीक है।
अब ये MR2 में एप्लीकेशन की जाएगी तो ये कितने दिन में की जाएगी? उनका कहना है रूल नंबर 7 के अनुसार कि एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट से 90 दिन में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 90 दिन में। दो बातें हो गई। तीसरा, जब भी आप MR2 में एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले आप पब्लिक को नोटिस देंगे। क्या देंगे? पब्लिक को नहीं बोलना चाहिए, मेंबर्स को नोटिस देंगे, वो भी जनरल। कैसा नोटिस? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। अब एडवर्टीजमेंट की बात करें तो दो ही तरह के एडवर्टीजमेंट है, एक इंग्लिश और एक वर्नाक्यूलर। कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करके दी जाएगी, दैट इज MR2 में। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कह दिया मैंने, फिर से बताओ। सबसे पहले एप्लीकेशन 90 दिन में, MR2 में जनरल नोटिस जाएगा मेंबर्स को, दो अखबारों में। कटिंग किसके साथ जाएगी? MR2 के साथ। खत्म। 201 पढ़ो अब। बोलो भाई। तो 191 क्या, 199 क्या कह रहा है? Where financial statements of the company are to be restated, are to be restated. Financial statement of the company are to be restated in pursuance of any provision of this act due to, यहाँ पे लिखना, fraud or where financial state of the company are to be restated due to fraud or in a pursuance of any provision of this act. सेक्शन कौन सा लगता है रीस्टेटमेंट के लिए? सेक्शन 130। एक्सेस रेम्यूनरेशन paid to, excess remuneration paid to MD to past or present MD, WTD, manager or CEO including employee stock option shall be recovered, shall be recovered। ठीक है? shall be recovered।
अगला पॉइंट, सेक्शन 200 नहीं किया ऐसा मान लो, प्लस रूल 6, सेक्शन 201 रूल 7, सेक्शन 201 रूल 7, application to central government shall be made within 90 days of appointment in MR2। कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? MR2 में होनी चाहिए। ठीक है साहब। दूसरा, prior to such application general notice by way of advertisement shall be given to all members। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट आप समझते हो ना, मैं नहीं लिखू ना इंग्लिश वर्नाक्यूलर। And copy of such notice shall be attached along with the application। along with the application। भैया, अक्षु, बड़ा, अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन 202 की। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन 202, कंपनसेशन टू MD, WTD and manager। compensation to MD, WTD and manager। दिशा पाटीदार फ्रॉम बड़नेगर। अनुश्री चौरे
एक तो आकांक्षा दीक्षित नहीं है और एक तनिष्का शर्मा नहीं है। दोनों एक के ग्रुप पे है ना। मतलब आप टिकी हुई हैं। हाँ ठीक है। हाँ यही तो खास है। दो ही चीजें होती हैं। क्या होता है, इंसान हार नहीं मानना चाहता, तो वो उसमें क्या करना चाहता है, फेर बदल। अब शुरू में तो गलतियां हो जाती हैं। अब आप बताओ ना, शुरू के 2 महीने में कितना ही समझ पाते हैं अपन कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मैच्योरिटी का फर्क आता है कि अरे जो कर दिया वो बहुत गलत था, काश ऐसा भी होता कि हम पहले से जागे होते। पर वो रोशित बिरलों में होता है। मतलब आप समझ लो 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं, कम बोल रहा हूँ, शायद 5%, जो शुरू से ही ऐसे होते हैं। 40% बच्चे समय के साथ बनते हैं और 60% बच्चे तो कभी बनते ही नहीं है। तुम्हारी आज जीवन में ये गलती कर दी है तुमने कि कैसे करना है, पर प्रोफेशनल में ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत आसान है सीएस करना। बस शुरू से मेहनत ही चाहिए, बाकी तो कचरा है सीएस, कुछ नहीं है इसमें। लिटरली बोल रहा हूँ आपको, भटको मत बस, ज़्यादा लोड मत लो, नहीं तो अपन, अपने दोस्त, उनकी जिम्मेदारियाँ, वो सब बहुत कंधे ले लेते हो ना तुम लोग, कि दोस्त जा रहा है तो उसको ट्रेन तक छोड़ने जाएंगे, क्योंकि उसका सामान कौन छोड़ेगा। नहीं, रियलिटी इट इज, दोस्ती होनी भी चाहिए, गलत वो नहीं है, पर फिर पढ़ाई वाली होनी चाहिए। बैठ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, नीचे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। हाँ फिर वो तो मैं आ जाऊं तो तुम उठ जाते हो, नहीं तो तुम और नहीं उठो। हाँ मेरे को डाउट था कि ये तो नहीं हो सकते, पर मैंने कहा एक बार लेट्स चेक। चलिए सुनिएगा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति जब नौकरी छोड़ता है, या तो मेरा कहना है कि रिटायरमेंट के कारण, या अदरवाइज, या अदरवाइज, तो रिटायरमेंट मतलब आप क्या समझते हो? रिटायरमेंट में और सुपर एन्युएशन में क्या अंतर है? फिर से, सुपर एन्युएशन होती है और उसके बाद रिटायरमेंट, वो आप कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, अपन क्या समझते हैं रिटायरमेंट से? अच्छा ठीक है, और कोई चोरे? एज के बेसिस पे रिटायरमेंट होता है, एज के बेसिस पे सुपर एन्युएशन होता है। रिटायरमेंट एज के बेसिस पे होता है, सुपर एन्युएशन गलत बोल रहे हो बच्चों। सुपर एन्युएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एज, और सुपर एन्युएशन अर्थात एज से पहले अगर अपन नौकरी छोड़ते हैं तो उसे वीआरएस कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वीआरएस लेना, इसका मतलब भी नौकरी पूरी हुई नहीं थी और अपन ने पहले ही अलविदा कह दिया, दैट इज रिटायरमेंट। मेरी बात समझ में आई? तो कुछ साल बाकी होंगे नौकरी में, या अदरवाइज अपना ऑफिस किसी भी कारण से क्या हुआ, विकेट हुआ, टर्मिनेट हुआ, यू हैव बीन रिमूव्ड, वॉट एवर द केस इज। तो रिटायरमेंट की सिचुएशन में
या फिर अदरवाइज आपका ऑफिस टर्मिनेट होता है, तो कंपनीज एक्ट सिर्फ एक बात कहता है कि आप कंपनसेशन के रूप में खाली एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को पेमेंट कर सकते हो, किसी और डायरेक्टर को नहीं। किसी भी डायरेक्टर को आप कंपनसेशन नहीं दोगे उसकी नौकरी छोड़ने का। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं दोगे। निकालने का कंपनसेशन नहीं दोगे, सिवाय तीन को, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। नन ऑफ द डायरेक्टर इज एंटाइटल्ड फॉर ए कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस और ऑन रिटायरमेंट। नहीं दे सकते आप, किसी भी डायरेक्टर को नहीं दे सकते, खाली डायरेक्टर में एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। अब एग्जैक्टली ये तो नियम है कि किसको आप दे सकते हो, तो वो तो तीन ही लोग हैं, पर अब दो चीजें आती हैं कि इनको कितना अमाउंट दे सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि अनसन दे के बाहर कर देंगे, तो इनको कितना अमाउंट दे सकते हो ये इंपॉर्टेंट हुआ। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट हुआ, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं इतना अमाउंट इनको एज अ कंपनसेशन दे रहा हूं तो ये तो एक केस हो गया, पर क्या कुछ ऐसी भी सिचुएशन है जब एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर को भी कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है? तो ये तीन बातें सीखनी है। पहला, कंपनसेशन सिर्फ किसको मिलता है? एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, किसी और को नहीं। दूसरी बात, कितना अमाउंट दिया जा सकता है। और तीसरी बात, बेटा इनको भी कब कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। ये तीन बातें मैं करूंगा। पहली तो मैं बता चुका हूं कि खाली एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को ही कंपनसेशन देंगे और किसी को नहीं देंगे। अब प्रश्न ये है दूसरा कि किन सिचुएशन में इनको कंपनी को कंपनसेशन नहीं देना है। अब सुनना मेरी बात, वो खुद ही रिजाइन करके चले गए, अपन ने निकाला क्या? नहीं। क्या रिटायरमेंट हुआ क्या? नहीं। तो रिजाइन करके चले गए तो हम उनको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक। रिजाइन करके किसी दूसरी कंपनी में चले गए हमारी ही, तो भी कंपनसेशन नहीं देंगे, दो, क्योंकि निकले कहां, ऑलरेडी आज भी है। तीसरा, उन्होंने कंपनी के अंतर्गत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। क्या किया? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। उन्हीं की एक्टिविटी के कारण कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। क्या किया? या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, फ्रॉड किया, या फिर उनकी एक्टिविटी के कारण कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, या फिर इन पर 167 अप्लाई हुआ, वेकेशन। करेक्ट। हमने निकाला क्या? नहीं, उनको जाना पड़ा। तो फिर से पहला रेजिग्नेशन और नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया, दूसरा खुद से रेजिग्नेशन, तीसरा 167 का वेकेशन, चौथा इनके कारण से कंपनी वाइंडिंग अप में गई, पांचवा ये खुद जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसफिसेंस, फ्रॉड इन्होंने कंपनी में किया, छठा ये कंपनी के लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि मुझे जाने दो, मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, इसके कारण अपन ने उन्हें निकाल दिया। तो इन सिचुएशंस में आप उसे कंपनसेशन नहीं दोगे। पहला, कि इनको कंपनसेशन दे सकते हो? सिर्फ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को, किसी अन्य को। दूसरा, किन सिचुएशन में नहीं दोगे? रिजाइन और नई कंपनी ज्वाइन कर ली, रिकंस्ट्रक्टेड या अमालगमेटेड। दूसरा, रिजाइन फॉर एनी अदर रीजन। तीसरा, 167 वेकेशन। चौथा, इनके कारण कंपनी वाइंडिंग अप में गई। पांचवा, इन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड कमिट किया। और छठा, ये उकसा रहे हैं कि मुझे निकाल दो। बरोबर है? इन 6 केसेस में आप उन्हें कंपनसेशन नहीं दोगे। करेक्ट है? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब तीसरा पॉइंट आता है कि मिश्रा कंपनसेशन आपको देना है, मतलब इन 6 केसेस में फॉल नहीं कर रहा, आप कंपनसेशन तो देना है, तो कितना देना है? तो बड़वाया वो कह रहे हैं कि जितना समय उनका बाकी था नौकरी में, क्योंकि वीआरएस लिया, उम्र से पहले गए होंगे, 3 साल पहले गए, 4 साल पहले गए, 5 साल पहले गए, तो जितना समय उनका बचा था या 3 साल की सैलरी, विच एवर इज लोअर ही उनको मिलेगा। कितना मिलेगा कंपनसेशन के रूप में? 3 साल की सैलरी या फिर रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस में जो पैसा मिलता, विच एवर इज लोअर, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ये कितनी बातें हो गई? 3। अब ये कंपनसेशन निकालेंगे कैसे? ये तो ठीक है कि मान लो 3 साल का पैसा देना है मैक्सिमम, कितना, या फिर जितने समय बचे थे, अगर कम बचा था तो उतना पैसा देंगे, पर निकालें कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर इस एम्प्लॉय को, जिसको आज रिटायरमेंट आपने किया है, जिसका आज आपने
रिटायरमेंट किया है या जिसको अदरवाइज आपने कंपनी से निकाला है, अगर ये कंपनी में 3 साल या उससे ज्यादा काम कर चुका है तो पिछले 3 सालों की एवरेज सैलरी का हिसाब से इसका रेम्युनरेशन निकालो। नहीं काम किया तो जितने साल काम किया उस बेसिस पे निकालो। करेक्ट। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 पढ़िएगा जरा। सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो मत पढ़ना और सबसेक्शन 4 मत पढ़ना, अभी बाकी सब पढ़ा दिया मैंने, देखो एक बार। रिटायरमेंट इज अ डिफरेंट देन, एक स्कीम के अंतर्गत रिटायरमेंट होता है बेटा, उसका एक तरीका है, VRS बोलते हैं इसको, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। गवर्नमेंट नौकरी में बहुत सारे लोग लेते हैं। साइशा 3 साल की हो गई है बेटा, बातें तो करती है। हाँ हाँ, तबीयत अब पहले से, मतलब अभी तो ठीक है 3-4 दिनों से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये 7-8 दिन ही हुए होंगे अभी तो ठीक हुई है, बाकी सर्दी के कारण तो बहुत परेशान हुए। बोलो भाई, क्या ये क्लियर? देखो, अ कंपनी मे मेक पेमेंट टू MD, WDD और मैनेजर एंड नॉट टू एनी, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं मतलब किसी को भी नहीं। कब? या तो आपने निकाल दिया लॉस ऑफ ऑफिस या फिर उसके रिटायरमेंट पे। पर कब ये पैसा नहीं दोगे? जब उसने रिजाइन करके नई रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी ज्वाइन कर ली या अमालगमेटेड कंपनी ज्वाइन कर ली। अदरवाइज रिजाइन कर दिया, 167 का वेकेशन, उसके कारण कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, उसका नेग्लिजेंस, उसका डिफॉल्ट। अगर उसने फ्रॉड किया या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया कंपनी में, नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट है, इवन सब्सिडरी या होल्डिंग में भी, और ही हैज बीन कंसिडर्ड एज अ गिल्टी। या फिर वो खुद इंस्टिगेट करता है कि बस मुझे निकाल दो।
ठीक है, पर अब मिलेगा तो कितना मिलेगा? प्रश्न ये है कि मिलेगा तो कितना, मतलब वो कहां फॉल नहीं कर रहा है? सबसेक्शन 2 में तो फॉल नहीं कर रहा। तो कितना समय, जितना समय बचा हो नौकरी में, या 3 साल, विच एवर इज लोअर का उसको कंपनसेशन या ये पैसा मिल सकता है। निकालेंगे कैसे? जैसे इनकम टैक्स में निकालते हैं ना अपन, पिछले 3 साल की सैलरी या 26 दिन की सैलरी या 15 महीने की सैलरी। तो 3 साल अगर काम किया हो तो 3 साल की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करो, नहीं किया हो तो जितना कम समय काम किया हो उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। बोलो हाँ कि ना? अब सुनना, जिस समय उसने वीआरएस लिया या ये लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, उस समय कंपनी ऑलरेडी वाइंडिंग अप में थी, ऑलरेडी, या उससे 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, एज द केस में भी, या तो ऑलरेडी वाइंडिंग अप में थी या 12 महीने के अंदर अंदर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। वो क्या कह रहे हैं ऐसे केस में? अगर शेयर होल्डर्स को देने के लिए भी पैसा नहीं है, जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी कहने लगते हैं, क्योंकि वाइंडिंग अप के बाद शेयर होल्डर्स किस नाम से जान जाते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो उनको अगर पैसा देने के लिए नहीं है तो फिर इनको भी देने के लिए नहीं है। देखो, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, अगर उनके पेमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको इनको पेमेंट नहीं करना है। नो सच पेमेंट शैल बी मेड टू डायरेक्टर इन द इवेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप or at any time within 12 months if assets of company on winding up are not sufficient to repay the shareholders, जिसे वाइंडिंग अप में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी। अगर उनको देने के लिए भी पैसा नहीं है तो फिर डायरेक्टर्स को पैसा नहीं मिलेगा। ये तो वो है जो लॉस ऑफ ऑफिस में अपन बात करते हैं। पर अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला था, तो क्या वो पैसा आप रोक पाओगे उसका? ध्यान रखिएगा, वो पैसा इसका रोका नहीं जाएगा इन एनी अदर कैपेसिटी। तो एनी अदर कौन सी कैपेसिटी होती है उसकी? प्रोफेशनल कैपेसिटी। अदरवाइज तो एमडी डब्ल्यूडीडी मैनेजर जो भी काम करे वो क्या है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल। अरे बोलो हाँ कि ना? अलग से कहां कुछ देते हैं अपन उनको, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर ये बात? बस 204 पे बात करनी है, चैप्टर समाप्त। चलिए लिख लें इसे, समझ गए? एक बार देखिएगा, कोई डाउट आए फिर उसके बाद पूछिएगा। Compensation to MD, WTD and manager. Company shall not give compensation. Shall not give compensation to any director except MD, WTD and manager.
on loss of office or on retirement. On loss of office or on retirement. No MD, WTD or manager is entitled for compensation if if such person resign, such person resign, vacate office under section 167 due to his negligence or default, company went into winding up. He is guilty of breach of trust, fraud, gross negligence, gross mismanagement in relation with affairs of company holding subsidiary. He instigate company to remove him. यहां पर ये मैनेजर शब्द काट देना, हाँ बस, नो एमडी एंड WTD और मैनेजर काट देना. नो एमडी और WTD इज एंटाइटल फॉर कंपनसेशन. ठीक. इफ इनमें से कोई कारण रहे, रिजाइन में and join reconstructed or amalgamated company or for any other reason. ठीक है, तो पहले पॉइंट में 2 पॉइंट मर्ज कर दिए. टोटल कितने पॉइंट हो गए? 6. बोलो. फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट, ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट. MGMT इज मैनेजमेंट. हाँ यार, अब तो ऐसे लिखते हैं. MGMT तो लिखते हैं, पूरा मैनेजमेंट कौन लिखता है?
नहीं धनगर, तुम एग्जाम में लिखना बस पूरा, मैं तो निकाल के आ गया हूं ना एग्जाम अब। बोलो भाई। आगे बढ़ूं? क्वांटम ऑफ कंपनसेशन बताओ कितना मिलेगा? फॉर 3 years और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस। अगर मान लो वॉलंटरी रिटायरमेंट उम्र पे ही होता तो फिर रिमेनिंग सर्विस बचता क्या तो देते। बरोबर है, तो सुपरवेन्युएशन इज ऑन एज, एंड एज से पहले जो है वो रिटायरमेंट फॉर 3 years और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस, विच एवर इज लोअर, whichever is lower. In case at the time of seizing of office, company is already in winding up or went into winding up, कितने समय में? Within 12 months. Seizing of office, cessation of office लिख लो। ऑलरेडी वाइंडिंग अप में है या 12 महीने में चली गई है? एंड company has no amount to pay to its shareholders. No compensation is payable. बोलो भाई, हाँ कि ना? ऑलरेडी वाइंडिंग अप में है या 12 महीने में चली जाती है तो कोई कंपनसेशन पेएबल नहीं है। शेयर होल्डर्स के लिए पैसा नहीं तो तुम्हारे लिए कैसे लाएंगे? अब प्रश्न है ये 3 साल की रेमरेशन निकाले कैसे, कैलकुलेशन कैसे करें? If worked for 3 years or more, if worked for less than 3 years, अगर 3 साल के लिए काम किया तो, और नहीं किया तो, on the basis of average salary of preceding 3 months, 3 years, on the basis of
एवरेज सैलरी फॉर पीरियड ऑफ सर्विस। देखो जरा, ठीक है नहीं मैडम? पक्को? थकिया तो नहीं? बस एक सेक्शन और कर लो, चले जाओ घर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं साइशा की मम्मी को ये बात जरूर कहता हूँ कि आपकी एक ही बेटी है और मेरे बहुत सारे हैं। मेरे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये मत सोचो कि साइशा का फोन आ गया था इसलिए। मेरे को भी लग रहा है कि तुम अब थक गए हो, एक सेक्शन और करवा दूंगा बस, ठीक है। बाकी अपनी कैपेसिटी है, अभी शाम तक तुम चाहो तो बैठ सकते हो। इतनी फीस में इतना ही चाहिए हमको। चलिए, आखिरी पॉइंट हिंदी में लिखिएगा। लेकिन किसी भी रूप से, इस पॉइंट में लिखना एरो लगा के, हाँ। लेकिन किसी भी रूप से, लेकिन किसी भी रूप से यदि उनके द्वारा अन्य कैपेसिटी में कोई सर्विस दी गई है, अन्य कैपेसिटी में कोई सर्विस दी गई है, किसी भी रूप से अन्य कैपेसिटी में कोई सर्विस दी गई है, तो वो अमाउंट लेने का अधिकार खत्म नहीं होगा। वो अमाउंट लेने का अधिकार खत्म नहीं होगा। ठीक है ये बात? बोलो भाई, पक्को? तो कुछ इस तरह सेक्शन 202, 201, 199 समाप्त। अब ध्यान रखिए, 205 मैंने इतिहास गवाह है, किसी को नहीं पढ़ाया। तो 205 फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, वो आपको करना है। ठीक है, कि कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा। सर खून बहाएगा सर। ठीक। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज 204। दो सौ चार रूल नंबर 9 ऑफ एमआर रूल्स, सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। सेक्रेटरियल ऑडिट ऑफ बिगर कंपनीज। सबसे पहली बात कुमावत जो अपने को पढ़नी है वो है अप्लीकेबिलिटी। कौन सी कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी? कौन सी कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी पड़ेगी? ठीक है। बाय होम?
किसके द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस, अरे बोलो, तो कौन सी कंपनी पर ये अप्लीकेबल होता है, कौन सी कंपनियों को सेक्रेटरी ऑडिट करवानी पड़ रही है? तो नियम से तो इसके साथ एलओडीआर का 24 कैपिटल ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 24 कैपिटल ए। पर एलओडीआर मैंने आज तक पढ़ाया नहीं है अभी, तो मैंने बात नहीं की अभी उसकी। ठीक है, अप्लीकेबिलिटी क्या? सबसे पहले अपॉन अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करवानी जरूरी है। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, या टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और मोर। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी करनी है। कब? एज ऑन लास्ट डेट ऑफ, जब तक ना बोला जाए तब तक हमेशा पुरोहित एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लिखा जाएगा बेटे। ठीक है, लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, या टर्नओवर 250 करोड़ मोर। ये और है इरम खान, ये और है। हाँ, कहीं आप भूल नहीं जाओ। हाँ, मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब समझ रहे हो ना? एवरी मतलब एवरी कंपनी। अरे भाई, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, करेक्ट, एवरी कंपनी। चाहो तो लिखो पब्लिक और प्राइवेट। एवरी कंपनी having borrowings of rupees 100 करोड़ और मोर। अब मैंने, याद है तुझे कि निखिल उर्फ निक्स पाटीदार अलियास निक्स की दो ही जगह ऐसी है जहां बोरोइंग में कंपनीज एक्ट में और मोर लगता है। एक तो है ऑडिटर रोटेशन, सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 5। कॉपी लाए हैं? लाने का बोला तो था, चेक करो। 139 सबसेक्शन 2 रूल नंबर 5 में बोला गया था कि एक लिस्टेड कंपनी, एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट हो या पब्लिक हो फर्क नहीं पड़ता पर बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर हो। बरोबर है? 4 लिमिट आ रही होगी। एक लिस्टेड कंपनी मेरे भाई, दूसरा पब्लिक कंपनी पेड अप 10 करोड़ और मोर, तीसरा प्राइवेट पेड अप शेयर केवल 50 करोड़ और मोर, चौथा पब्लिक या प्राइवेट फर्क नहीं पड़ता, बोरोइंग्स 50 करोड़ और मोर। ध्यान रखिएगा, दो ही ऐसे प्रोविजन है पूरे कंपनीज एक्ट में जहां बोरोइंग्स और मोर चलती है, वरना हमेशा बोरोइंग एक्सीडिंग, जैसे विजिल मैकेनिज्म में बोरोइंग देख लो, चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बोरोइंग देख लो, जहां पर बोलते हैं ना 10, 100, 50, तो एक्सीडिंग 50 आता है। क्या आता है? 50 करोड़ और मोर नहीं है वहां, एक्सीडिंग 50 है। चाहो तो चेक कर लो 149 का 4। नहीं तुम चेक कर लो। अरे नहीं पर देख लो, नहीं 149 का 4 देखो, देखो एक्सीडिंग 50 करोड़ होगा। फिर 177 सबसेक्शन 9 और 10 देखना, विजिल मैकेनिज्म,
अगेन एक्सीडिंग होगा, एक्सीडिंग मिला, गोला मार एक्सीडिंग पे। सेल्फ पढ़ो तो है ना, ये तुमको चितोड़ने का मन नहीं करता, तुम्हारी कॉपियां, अरे हर चीज चितोड़ दो, हर चीज लिख दो, अंडरलाइन करो एक एक बात। सर अगर इसको और चितोड़ेंगे तो ये बचेगी क्या? विजिल मैकेनिज्म, देखो विजिल मैकेनिज्म 177(9) लिखा होगा, उसमें भी देख एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर। जब जब आएगा बोरोइंग्स तब तब एक्सीडिंग ही आएगा, कसम खा लीजिए। बस दो ही एक्सेप्शन है, एक है ऑडिटर रोटेशन और एक है 204। आई बात समझ में गई? और ये जब तू छोटो थो नहीं तो वन टाइम भी बात बताई थी, पर यह बात है कि वन टाइम तो तुम बहुत ही छोटा था। करेक्ट है नहीं? बोलो भैया, क्लियर ये बात? अब इन कंपनियों को सेक्रेटरियल ऑडिट करवानी है, पर किससे? फ्रॉम CS इन होल टाइम प्रैक्टिस। ठीक। अब जब जब, ध्यान रखना नियम है ये, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन या ऑडिट हो, तब तब ये ड्यूटी होती है आपकी और आपके ऑफिसर्स की कि आप नेसेसरी असिस्टेंस देंगे। क्या देंगे? नहीं तो वो ऑडिट करेगा कैसे? ठीक है। कंपनी एंड इट्स ऑफिसर shall give necessary assistance। ठीक है। किसको? टू सेक्रेटरियल, बोलो भाई, ऑडिटर। ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिटर shall give qualification, adverse remark, if required in report। कौन से फॉर्म में देता है? इन MR3। किसमें? वही बच रहा था, MR1 रिटर्न ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ MDWTD मैनेजर, MR2 एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और MR3 तो वह रिमार्क देगा MR3 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall give explanation in board report। अंडर सेक्शन 134 सब सेक्शन 3F का सेकेंड पॉइंट, चाहो तो चेक कर लो। 134 3F का सेकेंड पॉइंट देखिए जरा। Such report shall be annexed with board report। जरा चेक करिए 134 3F मिला क्या? 134 3F का सेकेंड पॉइंट पर्चे पलटा के चेक कर लो। कॉपी में ढूंढना मुश्किल तो होता होगा कौन से पेज पे क्या लिखा है, तो फिर स्पाइरल से ही देख लो, क्यों इंडेक्स तो बनाई नहीं होगी तुमने।
ठीक है कई? अब अपन बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ MR3 की। मैं पढ़ा नहीं रहा बेटा नया कुछ, मैं तो यही सेक्शन कर रहा हूं। ठीक है, कि MR3 में जब अपन सेक्युलर ऑडिट रिपोर्ट देंगे तो इनमें कौन कौन से मामलों में अपन रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, आखिर क्या क्या अपने को देखना पड़ता है कि भैया ये सही है या नहीं। सबसे पहला अपन देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इसके 470 सेक्शन कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, इसके 7 शेड्यूल कंप्लाई हुए कि नहीं हुए, उसके 29, क्या बोलेंगे 29 कैसे लिखेंगे, ये 29 चैप्टर फॉलो हुए कि नहीं हुए। इसका कंप्लायंस देखना पड़ता है सबसे पहले अपने को। इसमें जब अपन ऑडिट करते हैं ना, सेक्युलर ऑडिट, तो कौन सा कंप्लायंस देखोगे कि कंपनीज एक्ट के समस्त प्रावधान पूरे हुए कि नहीं। तो बताओ अक्षु, ये कौन चेक करेगा? हम करेंगे, क्योंकि सेक्युलर ऑडिट कौन करेगा? हम करेंगे। दूसरा, हमको SCRA दिखना पड़ेगा। SCRA का ईयर कौन सा है, कि इसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। सी, डिपॉजिटरी एक्ट ईयर बताओ। अक्षु, अक्षु से नहीं पूछते। इरम, डिपॉजिटरी एक्ट का कंप्लायंस। डी, फेमा, पे मा, 1999 के कंप्लायंस। ई, सेबी रेगुलेशंस। बताओ कितने रेगुलेशन याद है सेबी के हैं, बोलते जाओ। राजपुरोहित, सेबी रेगुलेशन, ईयर बोल। सेबी ईयर, सेबी रेगुलेशन। अब तुम्हारा काम महे करना पड़ रहा है। सेबी SST रेगुलेशन 2011 और सेबी डिलिस्टिंग रेगुलेशन। अरे बोलो रे, पर डिलिस्टिंग तो मत देखो, बाय बैक देखो। दो 2018 एक्सेट्रा। ठीक है, समस्त सेबी रेगुलेशन का कंप्लायंस चेक किया जाता है कि ये कंप्लाई हुए कि नहीं हुए। F, स्पेशल लॉज, हिंदी में लिखना। स्पेशल लॉज के सामने हिंदी में लिखिएगा। नहीं नहीं नहीं, जल्दी लिखो। बोलूं, अगर बैंकिंग कंपनी है, अगर बैंकिंग कंपनी है, अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अगर इंश्योरेंस कंपनी है
तो IRDA, इंश्योरेंस एक्ट एंड इंश्योरेंस एक्ट लिखो। IRDA एंड इंश्योरेंस एक्ट। IRDA का ईयर कौन सा है? IRDA 1999। और इंश्योरेंस एक्ट का ईयर कौन सा है? 1938। कौन सा? इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA 1999। तो आप अगर स्पेशल कंपनी हो, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो भी लगे आप में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट लगता है। कौन सा? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, स्पेशल लॉ। फिर जी, कंप्लायंस फॉर SS सिकल स्टैंडर्ड्स। लिस्टिंग एग्रीमेंट। इतनी सब चीजों का कंप्लायंस आपको देखना है। बताओ ये सब कौन करेगा यार? और तुमको जब तक आएगा नहीं तो तुम कैसे चेक करोगे? सिर्फ पैसा लेने से काम नहीं चलेगा, काम भी करके देना पड़ेगा। आजकल मतलब डिलॉइट, E&Y ये भी बहुत अच्छा अच्छा पैसा देती है CS को। PW क्या बोलते हैं? PWD है ना? क्या है PWD? हाँ PWD। KPMG में तो मेरा स्टूडेंट है एक, H। बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड प्रोसेसेस, मिनट्स, ऑफ मीटिंग्स, ये प्रॉपर है या नहीं ये भी चेक करना। अनुश्री चौरे, कोई बात नहीं, थक गए ना अब। कंपनी हैज compliance system to comply with other applicable laws। ये किसका फॉर्मेट है? MR3 का। ये कंपनी सेक्रेटरी इतने सारे लॉ को चेक करके बताता है कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है ये बात? बोलो भाई। चलो 205 सेल्फ जैसा ही है, मतलब नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कल अब ये जो 128 से 138 के सेक्शन है वो खत्म कर लेंगे। 128 से 138 के सेक्शंस भी कवर कर लेंगे, तो फिर अपने पास पहला और दूसरा चैप्टर है वो तो रद्दी है। ठीक है, डन। तो आज कर दे छुट्टी क्या? जाओ मजे करो भाई। करें आज के लिए पैकअप ऑनलाइन। खाली बस ध्यान रखना कौन सी कंपनी को सिकल ऑडिट करवानी है। तो कौन सी कंपनी को सिकल ऑडिट करवानी है? मिश्रा अक्षु। कौन सी कंपनी को सिकल ऑडिट करवानी है? प्रत्येक लिस्टेड कंपनी
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 50 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप में है, या 250 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर में है, बरोबर। फिर एक ऐसी कंपनी जिसकी बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, को सिविल ऑडिट करवानी है, ठीक है। सिविल ऑडिट किससे करवानी है? सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस से, उसको असिस्टेंस देनी है, वो अपनी रिपोर्ट में बोर्ड रिपोर्ट के साथ इसको एनेक्स करना है, अगर क्वालिफिकेशन वगैरह देगा तो एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक। और क्या तरीका होगा ये बातचीत कर ली, डन। फिर 202 क्या कहता है? तो मेरा कहना है कि मयूर भारद्वाज बता मेरे भाई, 202 क्या होता है? तो अपन ने कहा कंपनसेशन किसको दोगे? और मैनेजर, इसके अलावा किसी को दे सकते हो? नहीं। अब प्रश्न है इनको भी कब नहीं देंगे, तो 6 सिचुएशन है, ये खुद ही रिजाइन करके चले जाएं, या रिजाइन करके नई कंपनी में चले गए, रिजाइन करके कुछ भी किया, अपने को कुछ भी नहीं देना है, 167 लग गया, ठीक है, इनका ही नेग्लिजेंस है, बरोबर, इनका ही डिफॉल्ट है, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड, ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट कंपनी में, सब्सिडरी में, होल्डिंग में, या फिर यही इंस्टिगेट करते हैं कि मुझे निकाल दो। ये 6 मुद्दे हैं, ठीक है प्राची। फिर कितना कंपनसेशन दे सकते हैं बेटी? 3 साल या रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस विच एवर इज लोअर, बरोबर। और फिर क्या बचता है? मेरे हिसाब से आखिरी की बात ये आती है कि कब नहीं देंगे, और जब पैसा ही नहीं है शेयर होल्डर्स को देने के लिए। फिर MR1 में MR2 में एप्लीकेशन करना है, जनरल जो है आपको सबसे पहले मेंबर्स को नोटिस देना है MR2 में, ठीक है। तो 3 फॉर्म हो गए, MR1, MR2, MR3। फिर 199 कब किसको कंपनसेशन, मतलब आप रिकवरी करेंगे? MD, WDD, मैनेजर, CEO को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने पर पता चलता है कि इनको पैसा ज्यादा चला गया तो, बोलो। और इसको वेव करने का ऑप्शन नहीं है, इंक्लूडिंग ESOP आपको रिकवर करना है। देखो तो इंक्लूडिंग ESOP लिखा कि नहीं लिखा? मुझे लगता है लिखा है ना, ठीक है। अभी तो तुम सब बोलोगे हाँ हाँ लिखा है। चलो अगले चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लें, चलिए बाय बाय, मजे करो। अब कल और बैच है, परसों छुट्टी, और 25 तारीख को भी ऑलमोस्ट छुट्टी है सारी बैचेस की, सुबह की छोड़ के, क्योंकि सुबह में लेट हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं। तो कल और समझो आप